फैक्ट्री वाली खबर के साथ अजमेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा पर्दाफाश हुआ। विदेशी लोगों को कॉल कर ये सभी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने 4 लड़कियों सहित 18 लोगों को पकड़ा है। 29 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ठगी गैंग के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए अब इन सभी से पूछताछ शुरू की है। उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे होंगे। इससे पहले किन किन लोगों के साथ ठगी की, कहां पर वारदातों को अंजाम दिया, इन सभी बातों का खुलासा हो सकेगा। तो मुंह छिपाकर ये जो युवा जा रहे हैं, ये आरोपी बताए जा रहे हैं फर्जी कॉल सेंटर के, जो लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, साइबर फ्रॉड करते थे। अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी। तो 4 लड़कियों सहित 18 लोगों को पकड़ा गया है। सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है पुलिस का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है विदेशियों को ठगी का शिकार बनाने की सूचना यहाँ पर मिली थी। जिसके बाद अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। किस तरह का ये कॉल सेंटर था और कैसे यहाँ पर जो है ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और कितने की ठगी हो रही थी, इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं सर क्या ये पूरा मामला था और किस तरह की कार्रवाई की गई है। देखिए, कोई सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि इस तरह कुछ बाहर के संदिग्ध लड़के लड़कियों का आवाजाही हो रही है, जिस पर साइबर टीम प्लस एसएचओ कोतवाली, एसएचओ गंज और एसएचओ क्रिश्चियनगंज को मामूर किया गया और इसमें सुबह दिए हुए लोकेशन पर भेजा। तो जब अंदर पहुँचे और अंदर जाकर इन्होंने देखा तो उसमें जो है एक सूचना ये मिली कि एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है और कॉल सेंटर के ज़रिए जो है ये कुछ गतिविधि हो रही है, जिसको पोजीशन में लिया जाकर और जब्ती बनाए जाकर टोटल 29 लैपटॉप्स हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ा खुलासा हुआ है, कई लोगों की गिरफ्तारी, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? बताया जा रहा है कि 29 लैपटॉप और 40 मोबाइल मिले हैं। यह सभी आरोपी विदेशों में ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सभी जो ये आरोपी हैं ये वेल एजुकेटेड हैं और आईटी सेक्टर में अपनी बहुत पकड़ रखते हैं। ऐसे में इनको चुना गया और इनको चुनने के बाद इनका ट्रेनिंग की गई किस तरह से फ्रॉड करना है और इस पूरे ग्रोह को किस तरह से संचालित किया जाना है। इसे लेकर एसपी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी जुटाई है। और उनका कहना है कि ये जो गिरोह है, जैसे टेक्निकल रूप से किसी में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जब ऑनलाइन काम करते हैं तो उस तरीके का ये गिरोह है और ऑनलाइन जो लोगों को ठगने का काम करते थे, मुख्य रूप से यूएस में ये जो है गिरोह काम कर रहा था और कहां ये गिरोह काम करना है, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में साइबर जो टीम है अजमेर की वो जुटी हुई है और ये अलग अलग जो शहरों से इनको चिन्हित किया गया था, क्योंकि एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट में क्योंकि आईटी का पूरा जो काम था, साइबर ठगी का पूरा काम था, तो ऐसे में ये गिरोह कितना बड़ा है इसको लेकर भी जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन फिलहाल 18 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके जो पास मिले हैं लैपटॉप 29, उनमें किस तरह की जो डेटा है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। मोबाइल जो 40 मिले हैं, कहां से संपर्क होता था, बताया जा रहा है कि विदेश से भी इनका संपर्क रहा है, विदेश से भी जो है इनका लेना देना रहा है। तो करोड़ों रुपए का जो घोटाला है, जो साइबर ठगी जो है इस मामले में साइबर ठगी की गई है, उसका खुलासा जो है इस मामले में हो सकता है। तो फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल की जा रही है और कितना बड़ा ये गिरोह है इसे लेकर भी एसपी जो है इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। बिल्कुल अशोक, और ये सभी अपने शिक्षा और स्किल का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे थे और यही वजह है कि आज पुलिस की गिरफ्त में है। आप बता रहे हैं कि विदेश में भी कॉल किए गए थे, ऐसे में उम्मीद यही है कि विदेशों में भी इनके लिंक जुड़े होंगे। तो किस तरीके से अब आगे कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से, बातचीत हो पाई क्या आपकी? जी बिल्कुल, मेरे एसपी से देवेंद्र बिश्नोई से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसके तार यूएस से जुड़े हैं। ये सभी जो लोग हैं यूएस में ही जो पर्टिकुलर कॉलिंग करते थे और वहां के जो लोग हैं उनसे ही संपर्क में थे। तो ऐसे में यूएस के लोगों से भी इनका संपर्क रहा है। तो कौन वहां पर है और ये कितने का घोटाला है, क्योंकि करोड़ों रुपए का हो सकता है, क्योंकि बाहर से जो है इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है और डॉलर से जांच के बाद ये खुलासा भी होगा। आप नजर बनाए रखिएगा अशोक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाले आरोपी कैंडिडेट को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बार बार फेल होने के बाद 5 लाख रुपए देकर अपने दोस्त को एग्जाम देने भेजा था। इससे पहले पुलिस डमी कैंडिडेट भैरा राम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी कैंडिडेट को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने वाला गिरफ्तार, बार बार फेल होने के बाद उठाया कदम, 5 लाख रुपए दोस्त को देकर करवाई परीक्षा। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है ओम प्रकाश, जिस पर 5 लाख रुपए देकर डमी कैंडिडेट से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 करवाने का बेहद ही गंभीर आरोप। जानकारी यह है कि बार बार फेल होने से परेशान होने के बाद ओम प्रकाश ने अपने दोस्त भैरा राम से मदद मांगी। दोनों के बीच 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। भैरा राम ने ओम प्रकाश के एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर परीक्षा दी थी। इस मामले में आरोपी भैरा राम को 11 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाद में जेल भेज दिया गया। लोक सेवा आयोग सहायक सचिव श्री सायमल कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर परीक्षा में भैराराम नाम का व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये पाया कि इसने किसी जगह और परीक्षा दी है। वो साथ लेके उस दिनांक 11/1/24 को डमी अभ्यर्थी भैराराम को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद पेशी जैसी चल रहा था, जिसके खिलाफ चालान पेश न्यायालय किया जा चुका है। दरअसल राजस्थान सेवा आयोग के सचिव द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसमें कागजों के मिलान के दौरान भैराराम के फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के अलावा किसी दूसरी जगह भी परीक्षा देने की बात कही गई, जिसके चलते इस मामले में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूछताछ में सामने आया कि भैराराम ने ओम प्रकाश की जगह सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 दी थी और इसके एवज में 5 लाख रुपए लिए थे। दरअसल भैराराम ने फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में राजस्थान टॉप किया था, लेकिन कागजों के वेरिफिकेशन के दौरान वो फंस गया। भैराराम और ओम प्रकाश दोनों एक ही जगह रहते थे, जोधपुर में। गांव के नज़दीक होने की वजह से इनके आपस में जान पहचान हो गई और ये ओम प्रकाश पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए इसने कहा यार कि मैं तेरी जगह परीक्षा देके बैठ जाऊंगा और तेरे को पास करवा दूंगा, तेरे को 5 लाख देने पड़ेंगे। इसने 5 लाख रुपए दे दिए और इसकी जगह परीक्षा में बैठ गया। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन किया और जालौर से उसे धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया और गहनता से पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद पूरी तरीके से साफ हो गई कि आखिर मामला क्या था। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर मेडता सिटी से खबर है, जहां पर सीएम की धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने ऑनलाइन सभा को संबोधित किया। बता दें कि खराब मौसम के चलते सीएम का मेडता दौरा रद्द हो गया। सीएम ने कहा, मैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हमारी सरकार ने भी खाटू श्याम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हमने इस हमारे बजट में दिया है, जिससे कि खाटू श्याम मंदिर को एक भव्य हम बना सके। इसके साथ ही हमने राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए हमने अधिकतर हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को उसमें हमने लिया है। मैं अगर नाम बताऊं तो हमारे हल्देश्वर महादेव, कैला देवी जी माता जी का मंदिर, गंगा मंदिर, सालासर मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, राजछोड़ बालाजी, माता जी अवलियान मंदिर, गणेश मंदिर, जम्बाई माता, सोमनाथ महादेव मंदिर, पाली, गोमतेश्वर, इस तरह के हमारे जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को हमने काम किया है।
पुष्कर में ब्रह्म मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग, तीर्थराज, लोहारगल, झुंझुनू, मरखंडी पर्वत का रोपवे, 24 कोस परिक्रमा मार्ग, कृष्ण गमन पथ, ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग, रण छोड़ रहा है, खेड़ तीर्थ, बालोत्रा, श्री महावीर जी करौली, ऐसे बहुत मंदिर हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमआर में सिकराय के मेधावी छात्राओं ने मुलाकात की। इस दौरान सिकराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम बंशीवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विधायक बंशीवाल की पहल पर हवाई मार्ग से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे मेधावी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है, जो हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। सीएम ने छात्राओं के अनुरोध पर तिरंगे के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। दरअसल विधायक बंशीवाल की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाली सिकराय विधानसभा क्षेत्र की मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा से अयोध्या दर्शन करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक विक्रम बंशीवाल के परिजन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्राएं मौजूद रहे। तो वहीं उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने बांसवाड़ा के सांसद और बाप पार्टी के नेता राजकुमार रोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मन्नालाल रावत ने कहा कि मेवाड़ वागड़ को किसी भी सूरत में बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मित्रों नमस्कार, राम राम। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार की हालत बने हुई है। वहां दलित बालिका के साथ एक दरिंदगी करते हुए जो वीडियो आया है वो बहुत ही दर्दनाक है, अमानवीय है और आक्रांताओं के व्यवहार को दिखाता है। 140 दरिंदे किस प्रकार से उस बालिका के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। कई माता बहनों के ऐसे वीडियो आए हैं। एक राहत शिविर का भी वीडियो आया है जिसमें बमबारी करते हैं कट्टरपंथी और कई लोगों को मार डालते हैं। और करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया ठीक नहीं। आसन का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। आसन या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली बात करें लोकतंत्र में और भारत जैसे देश में इस तरीके से तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार संपर्क में है और जल्द ही हालात ठीक होने के साथ बांग्लादेश वापस अस्तित्व में आ जाएगा। आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से या व्यवहार से या अपनी बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे और सआशय करे, लोकतंत्र में और भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में ये नितांत अस्वीकार्य है। तो वही भीलवाड़ा के टडिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मासूम बालिका इशिका की मौत हो गई। चांदीपुरा वायरस से जिले में पहली मौत हुई है। बच्ची को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बच्ची इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गई। अहमदाबाद से बच्ची का शव आज उसके घर लाया गया तो परिजनों में कोहराम मच गया। चांदीपुरा वायरस का पहला मरीज शाहपुरा में मिला है। 2 वर्षीय बालिका इशिका चांदीपुरा वायरस की चपेट में आ गई। 5 दिन तक लगातार इशिका जंग लड़ती रही और जंग लड़ने के बाद इशिका वो जंग हार चुकी है चांदीपुरा वायरस से। ये वही आंगन है, ये वही घर है, ये वही आंगन है, ये वही घर है जहां पर मासूम इशिका खेलती थी, हंसती थी। उसकी आवाज खिलखिलाने की लगातार परिजनों को सुनाई देती थी। दुखद घटना, पूरा परिवार दुखी है। कैसे सब कुछ सामने आया, कैसे पता चला आपको? सर जी नमस्कार। ये लमसम 4 तारीख की बात है। शाम को इशिका खाना वाना खा के सो गई थी। बाद में जब रात को अचानक नींद उठी 12 बजे, तो उसके बाद में वो तेज़ बुखार था, उसको तेज़ बुखार। फिर उसको यहाँ से विजयनगर ले गए। विजयनगर से वो इलाज चलाया 8-10 घंटे। बाद में उसको
भीलवाड़ा ले गए थे। वहाँ भी 8-10 घंटे इलाज चला, लेकिन हमें कुछ वो फर्क नज़र नहीं आया। उसके बाद अहमदाबाद रेफर कर दिया, तो वहाँ उसका इलाज चला 3 दिन तक। तो फिर बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है जो उसके बहन भाई हैं, अभी उनको पता नहीं है कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है। परिवार मजबूती से इस जंग को लड़ा, पर कहीं ना कहीं अंत में इशिका जंग हार गई। परिवार लगातार 5 दिन तक उसका इलाज कराता रहा। परिवार पूरी तरह टूट चुका है। 6 दिन हो गए हैं, भूख प्यास खत्म हो चुकी है। सबको बेटी के जाने का दुख है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो राजस्थान में लगातार चांदीपुरा वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में इस वायरस से कैसे बचा जाए और इसके क्या हैं लक्षण, इस रिपोर्ट में देखिए। चांदीपुरा वायरस ने ली एक और जान। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। 9 से 14 साल के बच्चों का रखें खास ध्यान। कलेजा चीर देने वाली ये चीख पुकार उस मासूम की मौत पर है, जिसकी हर हरकत परिजनों की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान सजा देती थी। लेकिन मौत का वायरस दबे पांव आया और मासूम को जबड़े में दबाकर चलता बना। पीछे बची तो पीपी किट में लिपटी मासूम की नन्ही लाश और अपनों का रुदन। तस्वीरें शाहपुरा जिले के इटडिया कस्बे की हैं, जहां चांदीपुरा वायरस ने एक बच्ची की जान ली। अब उस वायरस को जान लें जो चिकित्सा विभाग की परेशानी का सबब बन चुका है। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक होती है। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। अब चांदीपुरा वायरस के लक्षण समझ लीजिए। तेज बुखार, बुखार के साथ उल्टी, रोशनी में समस्या, डायरिया, तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारिश के समय में इस प्रकार की बीमारियों से बच के रहें। जहां कहीं भी कीचड़ हो, पानी भरा हुआ हो, उससे आप दूर रहें। और क्योंकि मेडिकल टीम ये कहती है कि ये गंदगी और गंदा पानी की वजह से ये चांदीपुरा वायरस उत्पन्न होता है, इसलिए अभी हम सबको स्वस्थ रहना है। अभी तक इस वायरस की कोई विशेष दवा नहीं है, इसीलिए सावधानी ही उपाय है। हाइजीन बनाए रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। खबर चूरू से है, जहां जिला जेल के डिप्टी जेलर दिलीप कुमार को धमकी मिलने का मामला सामने आया। जेलर को जेल से बाहर जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल डिप्टी जेलर दिलीप कुमार जेल में तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान जेल में बंद कैदी अनिल पंडित, संदीप उर्फ पतंगा और विजेंद्र कुमार के पास से मोबाइल मिला। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया तो आरोपियों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने जेल से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से दोस्तों की मौत की सूचना है। रेलवे ट्रैक के पास से 2 युवकों के शव मिले हैं। दोनों युवक गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं। ट्रैक से थोड़ी दूरी पर उनकी बाइक भी खड़ी मिली। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गंगा शहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 दोस्त ट्रेन की चपेट में आए और दोनों दोस्तों की मौत हो गई। ट्रैक से कुछ ही दूरी पर दोनों के बाइक भी मिले हैं और ऐसे में
पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये कोई घटना है या आत्महत्या की गई है, क्या है वजह मौत के पीछे, इसे लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। और अगली खबर धौलपुर से है, जहां पार्वती नदी में 2 दिन पहले डूबे युवक का शव मिल गया है। एसडीआरएफ 2 दिन से युवक के शव को तलाश रही थी, जिसके बाद आज पार्वती नदी में युवक का शव मिला। वहीं परिवार में गम का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक पशु चराने के दौरान सखवारा गांव में रपट पार्वती नदी में नहाने चला गया था। इस दौरान यह हादसा हो गया और युवक नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक टांडा गाँव का रहने वाला था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान सरकार सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त 1 दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़, सभापति राकेश पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भीलवाड़ा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ हर घर तिरंगा लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आज भीलवाड़ा में सहकार भारती का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के निमित्त आज भीलवाड़ा का प्रवास है और यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्वागत भी रखा गया है और आप सबने जो स्नेह और प्रेम से जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछले 8 महीनों से जिस प्रकार से काम कर रही है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से हमने चुनाव पूर्व ये कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और आपने देखा होगा हमने चाहे से पेपर लीक माफिया हो या अपराध पे नियंत्रण की बात हो, आपको जमीन पे धरातल पे नजर भी आ रहा होगा। और जो बजट घोषणा है हमारी सरकार ने की है उनकी क्रियान्विति करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये भाव है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से पहुंचे, उसको कैसे सरकार की जो योजना है उसका अधिकतम लाभ मिल सके, ऐसे भाव हमारे मुख्यमंत्री जी के हैं। और राज्यसभा में जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारने पर हुए हंगामे के साथ राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन अब इस मुद्दे पर सदन से बाहर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में हुई हंगामे पर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हंगामा करना है, लेकिन सदन नियमों से चलता है और नियमों के अनुसार जो नाम है उसी नाम से पुकारा जाएगा। विपक्ष के पास हंगामे के सिवाय है क्या? वो केवल हंगामा करते हैं, उनके पास मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो पूरा मुद्दा विहीन हो गया है। कोई भी विषय आए चिल्लाते हैं और कल तो बेमतलब के हंगामा। अब वो जया अमिताभ बच्चन के बोले, मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन क्यों बोलते हो? वहाँ नियम है कि आप जो नाम लिख के दोगे, अपना जो नाम आपने लिख के दिया, मदन राठौड़ लिखा है तो मदन राठौड़ बोलेंगे, मदन लाल लिखोगे तो मदन लाल बोलेंगे। तब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन लिख के दिया, जया अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे। अब उनको अमिताभ बच्चन से चिढ़ है तो वो जाने हम क्या करें। इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अरे विपक्ष तो देखो अपनी भूमिका निभाए, वो निभाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, वैसे चुनाव के सामने है, आप अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल रहे हैं, 6 सीटें हो गई, एक सोलंबर में भी एक बीजेपी की। बहुत दुखद है, हमारे बहुत योग्य विधायक अमृतलाल जी का असामयिक निधन हो गया, हमें बहुत दुख है। इसलिए इस समय हम दुख में हैं, इसलिए आगे की बात अब बाद में करेंगे, देखेंगे। अच्छा, वैसे राज्यसभा के चुनाव की तारीख अनाउंस हो चुकी है, एक सीट राजस्थान में आनी है। वैसे तो बहुमत बीजेपी के पास है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी बैठ करके ही कोई निर्णय लेती है। इसमें अध्यक्ष अकेला कुछ भी नहीं होता है।
तो वहीं झुंझुनू में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संस्थान के पदाधिकारी अपने फैसले पर कायम हैं। मामले में पति ने समाज से पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए तलाक लेने की अर्जी दी थी, जिस पर आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने कार्रवाई करते हुए एक विवादित पत्र जारी किया है कि पत्नी का व्यवहार ससुराल पक्ष और समाज के प्रति ठीक नहीं है और वो घर बसाने में असमर्थ हैं। इसके बाद पत्नी ने संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जो भी किया है वो आदिवासी परंपरा के तहत किया है। मानिए हमने 6 मीटिंगें की हैं, बाकायदा बयान दिए हैं, रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड है और जब जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड पेश करेंगे और हमें बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और जयपुर हमारी आदिवासी मीणा सेवा संघ है, उसके एफिलिएटेड हैं, उसके अनुसार हमने फैसले दिए हैं। मैं रजिस्टर्ड जिलाध्यक्ष हूँ, कोई कमी नहीं है कानूनी। बाकायदा हमने लड़की का पक्ष, हमारे मीणा समाज में हम विशेष करके लड़की का पक्ष रखते हैं, क्योंकि लड़की का घर बिगड़ने के बाद में बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन हमने लाख कोशिशें की, मैंने व्यक्तिगत भी इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लड़की। और इस बीच करौली से बड़ी खबर मिल रही है। पांचना बांध का बहुत तेजी से जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।